नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम आज चर्चा करेंगे भारत के रक्षा क्षेत्र में हाल ही में हुई घटनाओं पर, जिनमें शामिल है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के हालिया बयान का। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर सूरज यादव मंडल। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहला सवाल जी। हमारा ये होगा कि क्या कभी दो देशों के बीच में कोई युद्ध होता है या आंशिक युद्ध होता है या युद्ध का तनाव हो जाता है और इस बीच जो है दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ सेना का इस्तेमाल होता है, तो क्या अगर कोई देश अपना खुद का आकलन, स्वयं का आकलन करता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ या क्या कहीं खामी रही या कितना हमारा जो हमारे सैन्य उपकरण थे उसमें कोई खामी रही या कितनी क्षति हुई, तो क्या इस प्रकार का आकलन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या इसे छुपाना चाहिए? देखिए, आजकल जो युग है वो इस तरह का है जिसमें ट्रांसपेरेंसी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जब आपका नुकसान होता है या आपके दुश्मनों का नुकसान होता है, तो ये बात जो है आम तौर से एक कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं रह जाता है। और इसमें जो बात भारत की जो अभी 2-3 दिन की झड़प हुई और युद्ध कहा जाए पाकिस्तान से, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए ओपन था। भारत की मीडिया जो थी वो तो एक प्रकार से, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शर्मनाक स्थिति पे ले आई। वो बढ़ चढ़ के ऐसे दावे कर रहे थे पूरे इस प्रकरण के दौरान कि लग रहा था जैसे युद्ध वो लड़ रहे हों। और वो कोई चैनल कह रहा था कि हम लाहौर में घुस गए हैं, कोई कह रहा था कि हम पूरे पाकिस्तान पर नियंत्रण कर चुके हैं और या कराची में हम लोगों ने ध्वस्त कर दिया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय उपहास की बात हो गई। लेकिन अभी जो आंकलन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने किया, वो बाहर दौरे पर थे और उस दौरे पर उनसे ये प्रश्न किया गया, क्योंकि ये देखिए, इसमें दिलचस्पी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ इस वजह से नहीं है कि यह एक युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में वो बड़े टेक्नोलॉजी काम कर रहे थे। भारत ने काफ़ी पैसे खर्च करके और यूं कहा जाए दुगुने तिगुने दाम पर राफेल जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया। और उसके शामिल होने के बाद जो दावे भारत के तरफ से किए गए या पाकिस्तान के तरफ से जो उनके मिसाइल हैं जो चीन से उन्होंने मंगाए थे, और उस पर जो दावे हुए, वो अंतर्राष्ट्रीय एक दिलचस्पी का केंद्र था कि इन दोनों में कौन से जो युद्ध के लिए पर्याप्त है या बेहतर है। और इसके लिए वो भारत में जो भारत का नफा हुआ या नुकसान, उसका अपने स्तर पर, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल इस बात को। अब देखिएगा कि जो हमारे सीडीएस हैं, सीडीएस मींस कि जो हमारी तीनों सेना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन तीनों के हेड हैं जनरल अनिल चौहान। उन्होंने इस बात को स्वीकारा और माना कि हाँ, हमारे जो लड़ाकू विमान था, जेट था, उसे क्षति पहुंची थी। हालांकि उन्होंने ये बात खुल के नहीं बोली। उन्होंने इसको इस प्रकार से बोला कि हमें ये देखना होगा कि ये जरूरी नहीं कि जेट गिराया गया, जरूरी ये बात है कि ऐसा क्यों हुआ और उसके बाद हमने उसमें क्या सुधार किया और कैसे आगे की कार्रवाई की। और उन्होंने ये भी बोला कि अच्छी बात है कि हमने अपनी टेक्नोलॉजी की गलतियां जानकर हमने उसे सुधार किया और फिर उसके 2-3 दिन बाद उसे लागू किया। इसके बाद हमने सभी जेट उड़ाए और लंबी दूरी के ठिकानों को निशाना बनाया। ये जो सीडीएस हैं, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, उनका कहना है। तो सवाल ये है कि ये देखिए कि जो हमारे सीडीएस हैं, उन्होंने ये बात विदेश में जाकर बोली। उससे पहले हमारे यहाँ पे कितने मीडिया चैनल हैं, उन्होंने किसी ने भी ये जहमत ही नहीं सोची कि हम जो है कोई सवाल उठाएं उनसे और इस बात को पूछें कि हाँ, कहीं कुछ ऐसा है, या बेशक से आरोप ही हैं, चाहे निराधार हैं, लेकिन आदमी को, क्योंकि जब जनता के बीच में आता है, विपक्षी नेताओं के बीच में भी बात आती है, सर्वदलीय बैठक हुई 2-2, उसके अंदर तो प्रधानमंत्री गए ही नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब बाहर से अगर सवाल उठते हैं तो उसका खंडन
या उसकी सच्चाई या उसके सत्यता या उसका स्पष्टीकरण वो तो आना चाहिए। लेकिन एक विदेश में जाके हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान वहां बताते हैं कि हाँ हुआ ऐसा। जब उनसे पूछा गया कि आपके जो है लड़ाकू विमान गिराए गए तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने दूसरे लहजे से बोला कि हमारी क्या क्षति हुई, हमें उसका आकलन किया और हमने जो है उसके जो खामी थी टेक्नोलॉजी उसको देखते हुए उसी के बाद हमने अपने विमान को लंबी दूरी तक इस्तेमाल किया और हम सफल हुए। सवाल ये उठता है कि जब देखिएगा कि 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तो जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने तुरंत एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने बकायदा अपनी रिपोर्ट संसद में पेश भी की थी कि हमारा क्या नुकसान हुआ या हमें सुधार की क्या जरूरत है। लेकिन आजकल के टाइम में ऐसा क्या माहौल हो गया है कि सरकार कहीं भी कुछ बोल के राजी ही नहीं है। देखिए, इसमें दो बातें हैं जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने विदेश में कही। तो उनसे पॉइंटेडली पूछा गया था कि युद्ध में आपके क्या नुकसान हुए, तो वो उन्होंने इस बात को माना कि हमारा नुकसान हुआ, लेकिन उनका जो जवाब था उसमें यह भी निहित था कि हम किस प्रकार से इस नुकसान को कम कर सकते थे या आगे के समय में इससे कुछ सबक सीखकर हम अपने सेना और वायुसेना को बेहतर करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे बहुत अहम बात उन्होंने जो कही वो ये कहा कि डिफेंस के जितने डील्स हैं उन पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, पैसे चले जाते हैं, लेकिन सेना को या वायुसेना को समय पर वो उपकरण या वो जहाज या जो रक्षा के अनेक जो तंत्र हैं या जो मशीनें हैं वो समय पर उपलब्ध नहीं होता। ये सबसे बड़ी हमारे एयर चीफ मार्शल है अमरप्रीत सिंह जी ने उन्होंने अभी 29 मई को ये भाषण में ये बात बोली। हाँ जी, हाँ जी जी जी। और उसको आगे भी इन्होंने अनिल जो अपने चौहान जी हैं इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि देश के इतने बड़े पैसे को खर्च किया जा रहा है तो इस सरकार की जो नियत है वो क्या है। उसमें से जो आरोप इन पर लगता है कि आप केवल अपने कमीशंस की चिंता करते हैं, देश की सुरक्षा की चिंता नहीं करते हैं, वो निश्चित तौर से उसमें उस बात को बल मिलता है। अब जो आपने कहा कि ये सरकार क्यों नहीं इस पर कोई ये कर रही है, देखिए इस सरकार में इस प्रकार से झूठ को फैलाया जाता है और जिसके लिए तमाम जो चैनल्स दो बड़े उद्योगपतियों के हाथ में हैं जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उनको इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। बाद में कुछ चैनलों ने माफ़ी मांगी, लेकिन ये जो उनकी जो रिपोर्टिंग थी क्या वो माफ़ी लायक थी या वो इस प्रकार से रिपोर्ट कर रहे थे कि उनको यह चिंता नहीं थी कि देश की सुरक्षा की क्या बात हो। वो सिर्फ एक रूलिंग पार्टी को एक बड़े स्तर पर उनको बेहतर दिखाने के लिए उनके तमाम नाकामियों को भी उनके उपलब्धियों की तरह प्रस्तुत करने के लिए वो लगे हुए थे। ये सरकार भी उसी में लगी हुई है। सबसे चिंता की बात है कि इसी बीच में एक बात और ऐड करना चाहूंगा आपकी बात के अंदर ही, फिर दोबारा से आप कंटिन्यू रहिएगा कि बकायदा जो हमारे सीडीएस हैं जनरल अनिल चौहान उन्होंने तो यहाँ तक भी बोला जब विदेश के अंदर जो उनका इंटरव्यू हुआ है कि हमारी फौज का 15% समय इस बात पर खराब हुआ कि जो फेक न्यूज चल रही थी उसको काबू करने के लिए, उसका असर को बेअसर करने के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि देश में जो दो देशों के बीच में युद्ध के हालात हैं, हमारी सेना वहां पर बिल्कुल तैयार है, वो लड़ भी रही है, अटैक भी कर रही है और नो जो है इन्होंने जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको जो है बाकायदा मिसाइल दागकर उनको ध्वस्त कर दिया था। और यहाँ से साथ में हमारे जनरल ये भी कह रहे हैं कि 15% समय हमारा सेना का फेक न्यूज को कवर करने में लग गया। देखिए ये मीडिया का हाल है कि ऐसे समय में संवेदनशीलता बरते और जनता को भी मदद पहुंचे, देश को भी मदद पहुंचे और हमारी सेना की भी मदद पहुंचे, हमारी सेना को ताकत और मिले। उल्टा हमारे जनरल कह रहे हैं कि 15% समय हमारा फेक न्यूज को कवर करने में लग गया। जी बिल्कुल, ये चिंता की बात है। लेकिन देखिए प्रश्न तो शुरू से उठ रहा है। पहला प्रश्न ये उठा कि जो आतंकवादी जिन्होंने अपनी बकायदा तस्वीर को जारी किया, जो तस्वीर इंटरनेट पे सभी जगह उपलब्ध थे,
वो उनको पकड़ने के लिए या उनके बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे खुफिया तंत्र जो है वो क्या सक्षम हुए? क्या अभी तक उन्होंने बताया कि वो कहाँ गए? एक बहुत गंभीर बात हुई थी, एक महिला के पति को गोली मारी गई और जब महिला ने गुहार लगाया कि मुझे भी गोली मार दीजिए, तो ये बताया जा रहा है और इसको भारतीय जनता पार्टी के लोग उपलब्धि की तरफ बता रहे हैं कि वो आतंकवादी ने कहा नहीं, हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, तुम जाके फलना साहब से बोलो कि ये ऐसी स्थिति थी। तो ये क्या दर्शाता है? ये एक तरह से एक चैलेंज वो खुद बता रहे हैं, तो उस चैलेंज को स्वीकार करने में, उस चुनौती को स्वीकार करने में, उसका जवाब देने में क्या सक्षम हुए हम? दूसरा प्रश्न आता है कि सबसे अहम प्रश्न जो है कि जब सेना की कुछ मशीनें, कुछ हवाई जहाज का अगर नुकसान हो जाए तो बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर पायलट्स, अगर हमारे सोल्जर्स उसमें शहीद हो जाए तो ये बहुत देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है और ये छिपाई नहीं जा सकती थी। जो जिन हमारे बहादुर सैनिकों की जो शहादत हुआ, जो शहीद हुए, उनकी जो पार्थिव शरीर जब उनके इलाकों में पहुंची तो ये बात कैसे छुप सकती थी? देश के लोग चिंता में थे और जो लोग, जो उनके परिवार के लोग थे, ऐसे से बहुत दर्दनाक तस्वीरों को हमने देखा जिसमें नौजवान सैनिक जिसकी या तो शादी होने वाली थी या कोई पायलट जिसकी कुछ दिनों में शादी होने वाली थी या हो चुकी थी, या छोटे बच्चे हैं, वो किस प्रकार से रो रहे हैं। और उसके बाद प्रश्न उठता है कि हमने जो रिक्रूटमेंट नीति को अपनाया या जो नया अग्निवीर आया है उस पर पहले कोई इन्होंने चर्चा करना उचित नहीं समझा। आज उसका खामियाजा ऐसा लग रहा है और जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जनरल जो आके चैनलों पर बड़ी जोर शोर से बोलते थे, वो लगातार बोल रहे हैं कि जो इस तरह की जो बात हो रही है देश के लिए ठीक नहीं है, हम मैन पावर हमारे पास नहीं है और जो युद्ध हो रहा है वो पहाड़ों में हो रहा है जहाँ मैन पावर की बहुत बड़ा मायने रखती है। पहाड़ों में और प्लेन्स में जो युद्ध होता है उन दोनों की नीतियां और रणनीति अलग होती है। डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम ये देखें कि जो हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, जो उन्होंने अपने भाषण दिया था 29 मई को, उसमें तो उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने नाखुशी जताई थी कि वायुसेना की हमारे सशस्त्र बलों को और मजबूत करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जितनी भी डील्स होती हैं, हमसे साइन करवाए जाते हैं, वो कभी भी आज तक समय पर पूरे नहीं हुए। अगर आप देखें कि ये इवन जो संसदीय समिति की रिपोर्ट है जो भी हाल ही में आई थी संसद में, उस तक ने भी बोला कि जो हमारे बजट है, उस बजट के अंदर जो रक्षा का बजट था उसको भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। देखिए कि ये कितनी बड़ी बात है। नहीं तो सबसे दिलचस्प बात है कि कुछ मीडिया में खबरें आई थी कि जो ड्रोन्स भारत की तरफ से लॉन्च किए गए थे वो एक सरकार के बड़े नज़दीकी जो उद्योगपति हैं उनके द्वारा ये निर्मित था। अब कहाँ तक सच है इसकी पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन अगर ये सच है तो ये बात भी बड़ी चिंता का विषय है कि आप संवेदनशील जो देश के लिए है, जो देश की सुरक्षा जो सबसे अहम है, उसमें भी आप इस प्रकार की बात कर रहे हैं जिसमें जो पुराने हमारे DRDO द्वारा निर्मित या उनके द्वारा जो संचालित वायु जो वायुयान या जो फाइटर जेट्स कहिए, उनको छोड़ के हम ऐसे इस तरफ जा रहे हैं जिनको अधिक जानकारी या अधिक इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये प्रश्न सब को घुमा फिरा कर इसका जवाब जो आपने 29 मई का जिक्र किया वायुसेना अध्यक्ष का, जिन्होंने अपने बयान दिए, वो लगभग इसी के तरफ इशारा करते हैं कि हम किनको सौंप रहे हैं, ऑर्डर्स किनको दे रहे हैं। तो ये बकायदा एक तथ्य मैं सामने लाना चाहूंगा दर्शकों के लिए कि जो तेजस फाइटर है उसकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई। फरवरी 2021 में साइन हुआ था डील HAL के साथ, जिसमें 48,000 करोड़ रुपए में 83 जेट तेजस जेट जो आने थे।
इसमें से एक भी विमान की डिलीवरी नहीं हुई, और जो डिलीवरी है मार्च 24 में शुरू हो जानी चाहिए थी। तो उन्होंने बोला बकायदा एयर चीफ मार्शल ने, अमरप्रीत सिंह जी ने, कि आज तक कोई भी डील इनके समय पर तो पूरी हुई ही नहीं। और उन्होंने ये भी बोला कि आज हमारे पास जो हथियार हैं या जो सामरिक हमारे पास व्यवस्था है, हमें उसको बहुत सुदृढ़ करने की इस समय जरूरत है। मतलब एक तरह से उन्होंने साफ बोला कि कहीं ना कहीं हमारे पास कमी है, उस कमी का हमें नुकसान हो सकता है। उसके बावजूद जो जी बिल्कुल सर। खुद रिपोर्ट में बोला कि हम जो अपना रक्षा बजट जो है वो पूरी तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर पाए हैं। अब देखिएगा कि सेना को जी 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 नहीं, सेना देखिए 2-3 चिंता का विषय है। पहला जो ये है कि अगर हमारी सेना इतने मुस्तैदी के साथ और इतने तत्परता के साथ और बिल्कुल सटीक ढंग से दुश्मनों को जब जवाब दे रहे थे, और उनकी जो मनोबल थी बहुत ऊंचा था, वो चाहे जो उनको दिक्कतें हों, लेकिन हमारे सेना के बहादुर जवान ये इस स्थिति में थे कि जो दुश्मन देश है उसको वो पर्याप्त एक सबक सिखा सके, तो अचानक से सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। अब इस पर भी कोई प्रश्न आप नहीं उठा सकते हैं, ये नहीं पूछ सकते हैं। तो जाते हैं। जी, और उसके साथ देखिए, जो व्यक्ति बराबर ये कहते हैं कि सेना के शौर्य को कभी भी चुनावी मुद्दा या किसी पार्टी के लिए एक चुनावी उपलब्धि के रूप में न गिनाकर, वो उस पार्टी के जो हमारे इस देश के जो सदर हैं, वो एक तरह से सेना के लिबास में अपने पोस्टर पूरे देश में लगाते हैं। अब दिलचस्प बात देखिए, लगभग उसी प्रकार का पोस्टर पाकिस्तान में भी लगता है, उनके जो लोग हैं उनके द्वारा, वो भी उसको उपलब्धि के रूप में गिना रहे हैं, और दोनों तरफ ये बात चल रही है। लेकिन हमारी तुलना पाकिस्तान से की जाए, या हमारी जो सेना का शौर्य है, और हम जो जिस एक गिवन ट्रेडिशंस पे चले हैं, जिसमें कभी भी हमने अपने बहादुर सैनिकों को हमेशा उनके शहादत को एक बहुत पवित्र ढंग से देखा है। एक प्रकार से उनको हमेशा एक ऊंचा दर्जा समाज में मिलता है। और आज भी अगर कोई किसी शहीद की जो विधवा है कहीं जाती है, तो लोग बड़े सम्मान से देखते हैं, चाहते हैं अपने स्तर पर सामान्य नागरिक जितने हैं, जिनके पास जितनी ताकत है, अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है तो वो निश्चित तौर से उनको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप इसमें एक और बात, हाँ एक और बात मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। ये देखिएगा कि ये जो इनका एक जो रवैया रहता है कि जो भाजपा के सांसद, उन्होंने ये बोला बकायदा कि जो सेना है वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। तो ना तो ये सेना का सम्मान कर सकते हैं, ना ही करते। और ये देखिएगा कि जो इन्होंने लिखा नाम ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगांव में जो हमारे कई महिलाएं विधवा हुई, तो उसके लिए नाम पे रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। तो उस सिंदूर का इन्होंने कितना मजाक उड़ाया कि उन्होंने कहा कि घर घर जाकर भाजपा के कार्यकर्ता सिंदूर बांटेंगे। सर, एक सिंदूर का मीनिंग समझते हैं कि जब एक पति अपने धर्मपत्नी की मांग में सिंदूर चढ़ाता है तो उसकी शादी की एक रस्म पूरी होती है। और यहाँ पर जो है बीजेपी, वो तो शुक्र है कि जो धाकड़ हैं वो अरेस्ट हो गए, तो धाकड़ साहब ने तो पूरा का पूरा जो इनके धाकड़ हैं जो हाईवे पे अश्लील हरकत करते पकड़े गए भाजपा के नेता जेल में हैं, वो तो पूरा का पूरा एक टेम्पू सिंदूर का खरीद के रखते कि किस किस महिला के घर मेरे को सिंदूर भिजवाना है। और कोई बड़ी बात नहीं उसके ऊपर, चाहे तो बीजेपी का कमल निशान लगाते हो, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ कार्यकर्ता तो हो सकता है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उसकी फोटो लगा देते हैं डिब्बी के ऊपर। तो बताइएगा कि किसी महिला, हमारी कोई बहन है, हमारे कोई घर के अंदर है, कोई आदमी एक सिंदूर लेके आया कीजिए कि आपकी सिस्टर को, आपकी माता जी को या आपकी बहन जी को फलाने नेताजी ने सिंदूर भेजा है। सोचिए सर, क्या इनकी सोच है। नहीं, इसका विरोध तो व्यापक ढंग से हो रहा था। नहीं, सेना का सम्मान कर सकते हैं ना, सिंदूर का सम्मान कर सकते हैं ना, हमारे भारतीय जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटी हैं, उनका सम्मान करते हैं ये लोग। एक बाहर से एक आदमी आएगा, सिंदूर देके जाएगा कि सिंदूर लगाइएगा, बीजेपी ने भेजा है या नरेंद्र मोदी जी ने भेजा है, जो कि पति का होता है, उसकी जो महिला अपनी मांग में भरती है, उसको नजर ना लगे। और सबसे बड़ी बात है कि शादी की रस्म सिंदूर से पूरी होती है, उसको भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता पूरा करेंगे घर घर जाके। इनके क्या वाहियात इनकी सोच है।
सर मैं दो बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ। एक तो देखिए इसका व्यापक विरोध हुआ देश भर में, और खुद भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सरासर एक तरह से बेहूदगी है। लेकिन मैं दो बातें आपको के नज़र में और आपके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपने जो कहा कि सेना का सम्मान, पहला तो इन्होंने क्या किया, इनके एक मंत्री ने देखिए बहुत एक स्वागत योग्य कदम सरकार ने उठाया। सरकार ने पूरे युद्ध के दौरान या जो उसके बारे में जानकारी देने के लिए दो हमारे सेना अधिकारी जो महिलाएं थी और जो बिल्कुल जिनके शौर्य के बारे में कभी भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठ सकता था, उनको इन्होंने नियुक्त किया और वो बखूबी अपने दायित्व को, अपने ड्यूटी को निभा रही थी। लेकिन उस दौरान एक मध्य प्रदेश के मंत्री एक बहुत बेहुदा टिप्पणी उसमें से एक महिला को धार्मिक आधार पर करता है, और ये उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी भर्त्सना जितनी की जाए कम। लेकिन इसके साथ दूसरा गंभीर बात क्या है कि जो पठानकोट के हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ विधायक थे, उन्होंने तो हद कर दी। उन्होंने कहा कि पूरे इस ऑपरेशन के दौरान वायुसेना सोई हुई थी। वो बिल्कुल वायुसेना ने एक तरह से इसका जो उनके ऊपर दायित्व था या जो उनकी ड्यूटी थी उसको पूरा नहीं किया। अब बताएं कि इसका आंकलन जो है, हम एक आंकलन के को जब नफा नुकसान के तौर पर अगर कोई करता है तो इसको ये देशद्रोह मानते हैं। लेकिन इस तरह के जो बयान दिए हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई भी जो व्यक्ति है, मैं तो समझता हूं कि ये बराबर बहुत से लोगों पर देशद्रोह के जो चार्जेस है तुरंत लगा देते हैं। चार्जेस तो इन लोगों पे लगनी चाहिए थी। तो और ये एक्शन ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रहा है, उसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे इनके पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर हो, किसी की तरफ से भी कोई एक्शन लेना तो ऐसे नेताओं के खिलाफ दूर, बल्कि कोई टिप्पणी तक नहीं आती है कि हाँ ये गलत है, क्या है, मतलब क्या विचारधारा है, क्या ढींगा मस्ती, क्या मठाधीश बने हुए हैं ये कि सभी का मजाक उड़ाए जा रहे हो। क्या सोच के चल रहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुसलमान उसके नाम पे सब कुछ चलता रहेगा? अरे ठीक है, आप राजनीति कीजिएगा, लेकिन राजनीति की भी एक सीमा रखिएगा ना। कम से कम कोई सेना है और सेना के अंदर महिला अधिकारी हमारी महिला, हमारी माता जी भी हैं, हमारी धर्मपत्नी भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी बहन भी है, हमारी रिश्तेदार भी है, सबके घर में होती है। इनको तो किसी चीज की कोई शर्म ही नहीं है। बिल्कुल बेशरम हुए हैं नेता, इनके बिल्कुल निरंकुश हुए हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश लगाने की कोशिश नहीं करता। तो इसका आप क्या समझते हैं कि इस प्रकार के जो नेता बयान देते हैं, क्या वो उनका व्यक्तिगत बयान है या उनकी पार्टी की रणनीति कि किसी से बयान करा दो और फिर कुछ एक्शन भी ना लो उसके खिलाफ? देखिए ये मैं समझता हूँ इनका कल्चर हो चुका है, इनकी संस्कृति हो चुकी है। अभी तुरंत गोदी मीडिया पर इनके एक प्रवक्ता है जिनका नाम कोई शुक्ला है, उन्होंने क्या कहा किया कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता को उनकी माँ को लगाकर गाली दी। अब समझिए नेशनल मीडिया, और वो पूरा लोगों ने देखा, बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग है, और अभी भी उनको इस बात का कोई शोक, चिंता या किसी प्रकार से रिमोर्स या सौरव फील करना, ये कुछ भी नहीं है। ना उनके नेताओं के तरफ से कोई टिप्पणी आई। ये खुद ही मीडिया में लगातार ये एक कंपैरिजन हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही थी या उनके जो प्रवक्ताओं का स्तर था जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, या जब ऐसे लोग थे प्रवक्ता में, आदरणीय जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जैसे लोग, या जो और भी जो चाहे अरुण जेटली जी खुद थे, और भी जो ये अपने स्तर को बनाए रखते थे, ये डिबेट करते थे, इनके पास पॉइंट्स होता था। अब यहाँ तो आप गाली दे रहे हैं, तो ये गोदी मीडिया का टीआरपी का एक वो भी है कि कुछ दर्शकों को ये चीज पसंद भी आती है, क्योंकि हम तो मीडिया लाइन में से ही निकल के बाहर आ रहे हैं, मीडिया लाइन में ही जुड़े हुए हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मतलब जितना ज्यादा चिल्लम चिल्ला होती है, जितना मच्छी बाजार होता है, उतना एंकर जो चाहता है कि अच्छा हो रहा है। अब देखिएगा ना कि कितने चैनल ऐसे रखे जिसके अंदर जो है एंकर बहुत ही सभ्य तरीके से कोई सवाल पूछे,
चिल्लम चिल्लाहट होती रहती है, झूठ होता रहता है। अगर कोई विपक्ष का नेता कुछ बोलने लगता है, फटाक से उसकी बात को काट दिया जाता है। और विपक्ष के नेता तो कहते भी हैं कि अब भाजपा की रूलिंग पार्टी के जो प्रवक्ता, उनको बनाने की क्या जरूरत है, उस प्रवक्ता से ज्यादा रोल तो गोदी मीडिया के एंकर अदा कर रहे हैं। और यही बात आप देखिएगा कि इसी क्रम में अगर हम चाहते हैं वापस बैक मारते हैं अपनी चर्चा पे, तो हमारे जो सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, उन्होंने बकायदा बोला कि हमारी सेना का 15% समय फेक न्यूज को कवर करने में लग गया। कितनी बड़ी बात है ये। जी जी। और आपने जो बात कही, देखिए इस मीडिया का जो रैंकिंग है अभी 183 देशों में 161, बावजूद इसके इनको इस बात की कोई शर्म नहीं है। और हमारे एक मित्र हैं जो राज्यसभा के मनोनीत सांसद भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने जो बात आप कह रहे हैं उसको पुष्टि करते हुए कहा था कि उनको एक डिबेट में बुलाने से पहले जो उनको आमंत्रित किया था चैनल, उसके एक एंकर है, उन्होंने फोन करके कहा कि आप बहुत सामान्य ढंग से जवाब देते हैं, आप उग्र रहिए, कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए, टीआरपी बढ़ेगी। और जो आपने सही कहा कि उससे जो है जनता जो है और अधिक आपके वीडियोस को देखेगी, वायरल होगा। और वो बड़ी सभ्य व्यक्ति हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में हमारे सहयोगी रह चुके हैं। तो वो उन्होंने बिल्कुल इसका खुलासा कर दिया। उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये बात करके उन्होंने इस जो आप अभी कह रहे हैं उसकी पुष्टि की। दूसरी बात ये है कि देखिए मीडिया का रोल बहुत ही संवेदनशील रहता है युद्ध के समय। आमतौर से जब पुराने समय में या जब बड़े युद्ध हमारे चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ हुए, खासतौर से 1971 वगैरह के समय, जिस समय इतने न्यूज़ चैनल्स नहीं थे लेकिन अखबारें तो थी, और तमाम अखबारें बहुत ही नियंत्रित ढंग से सरकार को एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेकर और अपने देश की बातों को बहुत ही एक शिष्टता के साथ और उसको जहाँ पर उसको नहीं उजागर करना चाहिए उसको रोकते हुए वो अपनी बात कह रहे थे। तो ये जो आप कह रहे हैं कि जो फेक न्यूज़ को कवर करने में गया, उसमें ये बात आ रही है कि ये इनकी रिपोर्टिंग में यह भी शामिल होती थी कि कौन सेना कहाँ जा रही है, इनको की सूचनाएं मिल जाती होंगी। और सबसे गंभीर बात तो इस देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कर दी। उन्होंने कहा कि हम पहले से सूचना दे दिए थे कि हम पाकिस्तान को बता दिए थे। तो और उसके कारण हमारे सेना के लोग और वायुसेना के लोग मानते हैं कि इस फॉक्स पास के कारण जो सेना का नुकसान है वो अधिक हो गया बनस्पत जो पहले होता। यानी कि एक शालीनता, गंभीरता और चीज़ों को रोक के रखना, चीज़ों को छिपा के रखने वाली बात ही नहीं रह गई। जब आप कह रहे हैं कि हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को नहीं टारगेट करेंगे और हम ये करेंगे, तो इसका मतलब आप टारगेट करने वाले हैं। और जो आपके विरोधी हैं, जो शत्रु देश है, वो पहले से तैयारी कर चुका है उसके पास। और मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि जो बात मैंने शुरू में की, देखिए तमाम जो रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग जो हो रहा था रॉयटर में या जो दूसरे जो चैनल्स हैं इंटरनेशनल, CNN वगैरह, ये इस बात को नहीं कर रहे थे कि कौन देश में क्या हो रहा है। ये कर रहे थे कि जो दावा भारत का है कि हमने पाकिस्तान के द्वारा जो चीन निर्मित उनके मिसाइल की व्यवस्था है उसको कितना नुकसान किया और क्या ये सच्चाई है। और दूसरा, जो पाकिस्तान दावा कर रही थी कि भारत के हमने इतने विमानों को मार गिराया, ये कि क्या दावा सही है कि नहीं। और इसकी रिपोर्ट बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहिसाब चल रही थी। तो आप क्या करेंगे? आप छुपा के, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से बातचीत या उनके जो मीडिया के रिपोर्टिंग का सेंटर बन चुका है। तो आप चाहे न चाहे आपको आंकलन तो करना ही पड़ेगा कि, और ये जरूरी नहीं इस आंकलन को पूरे राष्ट्र के सामने थ्रेडबेयर रखा जाए। वो आंकलन जो आपने सही कहा कि वाजपेयी जी के समय में जो एक उन्हें लगा कि जो कारगिल में पहले पाकिस्तान की सेना घुस आई और उसको मुक्त कराने में जो भारत को एक तरह से कई सैनिकों को खोना पड़ा और वहाँ एक बहुत ही
सीमित क्षेत्र में एक बड़ा युद्ध करना पड़ा था, उसके परिणाम क्या थे और वो क्यों ऐसा हुआ, और वो क्या भारत की सरकार बेहतर ढंग से इसका मुकाबला शुरू में ही कर सकती थी। इन सारी बातों को अगर कोई मंत्री या कोई सरकार संज्ञान में लेकर नहीं आगे की रणनीति बनाती है, तो दुश्मन के देश तो अपनी रणनीति रोज उनकी रणनीति बदल रही है। और जो आखिरी बात ये भी है कि जो उन्होंने ऑर्डर दिया था चाइना को, उनको तो पूरा वो मिसाइल सिस्टम पहले से उपलब्ध था। हमारे पास जो थे, ये भी बताया जाता है कि जो फिटिंग्स राफेल में होनी चाहिए उसमें कमी थी या जो थी, उसका बेहतर विश्लेषण तो अधिकृत रूप से अगर बयान आता है तो होगा, लेकिन ये बातें अंतर्राष्ट्रीय जो रिपोर्टिंग में चल रही थी। और ठीक उल्टा उसका जो रिपोर्ट भारत की गोदी मीडिया में थी, भारत की जनता को जो परोसा जा रहा था, वो एग्जैक्टली CNN और रॉयटर के रिपोर्टिंग से विपरीत बात थी। तो क्या आप समझते हैं कि भारत के लोग इतने मूर्ख हैं, कहीं सजग हैं, वो उनकी जो समझ है वो कहीं, अब तो आप देखिए मैक्सिमम गोदी मीडिया जो है उनके TRP वगैरह तो दूर की बात है, उनके जो बेहतर डिस्कशंस होते हैं उसका वो YouTube पे पोस्ट करके, और कई उसमें से जो उनका व्यूज़ होता है वो तो न्यूज़ नशा के जो एवरेज व्यूअरशिप है उससे भी कम रहता है, बहुत कम रहता है। तो ये बात तो है जी। आखिर में कहना मेरा यही होगा कि जिस प्रकार से 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जो उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने कमेटी भी बनाई थी, उस कमेटी ने बकायदा जो नुकसान का वजह है और नुकसान का आकलन करके वो रिपोर्ट संसद में पेश की थी। तो आज के समय में भी जो रक्षा मंत्री हैं यही बात जो है सर्वदलीय बैठक में बताएं, क्या नुकसान हुआ, क्या वजह रही उसकी, और कितना खामी और कितना सुधार होगा। और उसके अलावा जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी इस मुद्दे पे बोलें। इसके अलावा एक चीज और ये कि रक्षा सौदों को लेकर जितनी भी डील साइन हो रही हैं वो सिर्फ साइन होकर जो न्यूज़पेपर्स की या मीडिया की हेडलाइन ना बन के बाकायदा समय पर उसकी डिलीवरी भी हो। तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर सूरज यादव मंडल जी, आपके साथ चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।